गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 विषय हिंदी 8वां पाठ जो है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिनके लेखक है मोहन राकेश जी और साहित्य प्रकार है यात्रा वृत्तांत, इसका आज हम अभ्यास करेंगे। इस पाठ में मोहन राकेश जी वो अपने आप भारत के जो उत्तरीय इलाका है, उस उत्तरीय इलाके की मुआयजा करके बताने का, समझाने का यत्न किया है। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 में हुआ था और निधन सन 1972 में। मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता का व्यवसाय से जो वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो वकील थे। तो साहित्यिक वातावरण ही बचपन से ही राकेश जी को मिला था। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात डीवीए कॉलेज जालंधर में हिंदी विषय के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का संपादन भी किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। मोहन राकेश जी ने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल सुप्रसिद्ध उपन्यास भी हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश मूलतः एक है। जहाँ तक इसकी बात होती है तो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता है। हम स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हम साल में एक प्रवास का आयोजन करते हैं। कुछ ऐसी जो जगह होती है देखने लायक, घूमने लायक, तो उस जगह पर हम प्रवास का आयोजन करते हैं। प्रवास में जाते हैं, वहाँ क्या होता है देखने जैसी जो कौन कौन सी बातें होती हैं, नए नए इलाके हम देखते हैं, वहाँ की खूबियाँ, वहाँ का जो मौसम, वहाँ की जिन जिन बातें कुछ जानने लायक होती है, वो सब हम जानते हैं, देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि मोहन राकेश जी जो है, उन्होंने ये भारत देश का उत्तरी इलाका जो जम्मू कश्मीर की ओर जो है, उसमें एक इलाका जो है गुलमर्ग, वहाँ की बात समझाने का यत्न किया है हमें। हम इस पाठ की चर्चा करते हैं। देखो कि सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि वहाँ का जो खुला मैदान, वहाँ के जो आच्छादित
ये जो पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, इन सारी की सारी बातें मोहन राकेश जी ने अच्छे तरीके से समझाने का यत्न किया है। यहाँ पर देखो, कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। कोई जगह ऐसी होती है कि हम एक बार देख लेते हैं तो चकाचौंध हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाते हैं। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैं गुलमर्ग गया तो वहाँ मुझे असाधारण कुछ नहीं लगा। खुला सपाट मैदान जो हम यहाँ दिखते हैं, खुला सपाट मैदान और देवदारों के घने झुरमुट, यानी कि जो लताएं हैं होती है, वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सारी बात तब मैं 1 घंटे में, कितने समय में, 1 घंटे में गुलमर्ग देख लिया। मगर बाद में महीनों वहाँ रहा पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। क्यों? शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता जो होती है वो धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस जुड़ जाती है। और कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, ये जो यहाँ है, बर्फ से चमकती ये पहाड़ियाँ, खुला मैदान, ये पेड़ पौधे, झुरमुट, ये सब। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। ये वहाँ की जो जगह ऐसी है कि हम जो है वहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ ऐसा लगता है कि हम अपने से उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसमें समाया जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा यानी जो बर्फबारी होते हैं, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे करे जो गिरते हैं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलते हैं तो एहसास होता है अपने से ही बिछोड़ने का। गुलमर्ग से निकलने की किसी को इच्छा नहीं होती है। अगर वहाँ से निकलने का तय करते हैं तो हर एक व्यक्तियों को, हर एक सैलानियों को ऐसा लगता है कि वहाँ से हम बिछुड़ने का जो एहसास होता है, ऐसा प्रतीत होता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है, क्योंकि वहाँ का विस्तार ही ऐसा है कि वो परिचित लगता है फिर भी वो अपरिचित दिखाई देता है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ की जो जगह है वो इतनी नयन रम्य, इतनी सुंदर, विशेषकर वहाँ रहने की इतना मज़ा आता है। इसकी ये जो आप देख सकते हैं, गुलमर्ग में अपने फूल बनकर उगते हैं, सपने फूल बनकर उगते हैं। जो हमारे सपने होते हैं वो पुष्प बन जाते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। हमारे सपने फूल बन जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है और आकाश की ओर अगर हम झांकते हैं तो वहाँ भी नए नए ये जो रंग रूप दिखाई देते हैं। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है, नए नए जो छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। एक
वहाँ का नेचुरल यानी कि जो कुदरती नज़ारा है, उस कुदरती नज़ारे का मोहन राकेश जी ने एक रोमांचित घड़ियों से सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया है। बादलों के पोर्टिको यानी कि जो बरामदा होता है, बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे होते हैं, अपने बाहें फैलाकर घास पर बैठे रहते हैं। इतना आनंद आता है, दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। देखो वहाँ ये जो घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी करते हैं, इतना नयन रम्य ये जो वातावरण है, जो जगह है, रंगों के कुछ बिंदु पारदर्शक बूंदे यानी कि जो बारिश होती है, बारिश की बौछार थोड़ी सी ये दिखाई देती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बूंद ये घास के ऊपर ये गिरती है, तो ये पानी की जो बूंद होती है ना, उसके ऊपर ये पारदर्शक एक इतना नयन रम्य दृश्य खड़ा हो जाता है। वो दृश्य देखकर एक कुदरती नज़ारा दिखाई देता है। ऐसी बात मोहन जी करते हैं। हरियाली का सपना कुहा से यानी कि ये जो करा होता है, कोहरा, कुहासे के फूल में बदल जाता है। बड़े बड़े जो कोहरे गिरते हैं बारिश के रूप में, उसमें बदल जाते हैं। मैदान सुरमय आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि वो ऐसी बारिश आती है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, यानी कि जब लोग ये पहाड़ियों में जब निकलते हैं तो अपने आप चलने के वास्ते वहाँ पगडंडी हो जाती है, पतले पतले रास्ते जो हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताया है कि पतली पतली नरम बाहें जब तक बादल ये जो बातें हैं ये समझाने का यत्न करते हैं। यहाँ देखो, अब ये देखो, ये घना कोहरा ये दिखाई देता है और तरह तरह के रंगीन दिन में ये जो रंग बदलते हैं, वहाँ का वातावरण, इसकी भी यहाँ चर्चा की गई है। देखो यहाँ पर सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। जब सूरज चमकता है तो ये फूल में नया सपना, रंग बेरंगी जो पुष्प जो है वो खिल जाते हैं। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकने लगते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ यानी झुंड समूह, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टेक जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो दिन है ये सब बकरियां, भेड़ ये सब दिखाई देते हैं, जाते आते चहल पहल दिखाई देती है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। रात में सुमसाम बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है। मैदान की वह खामोशी जो दिन में समय इतनी वाचाल हो जाती है, वाचाल यानी कि बातों नहीं, चहल पहल यहाँ पर उसका अर्थ होता है। जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, वो रात में बिल्कुल शांत चित्त। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक खुद उस
होटल की खिड़की से ये पूरा का पूरा मुआयजा करते हैं वहाँ के विस्तार का। राकेश जी कहते हैं कि वो जो रात थी वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। होटल की खिड़की में खड़ा था, दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। क्या? एक बरसाती घटा, बादलों का झुंड। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ पर पहुंचे और मुझे अपने में समेट ले। हाँ, मेरे ऊपर वो आ जाए, मेरे ऊपर ये बादलों का जो झुंड है वो आ जाए, मेरे ऊपर बरसे, मैं भीग जाऊं। बरसती घटा में गिर जाने की बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। ये बड़ा सुख होता है जब हम पहली बरसात होती है। तो आज भी गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बरसाती पानी में, खुले आसमान के नीचे बरसात में नहाते हैं और आनंद लुटाते हैं। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि घटा मेरे पास आ जा, भिगो दे मुझे। हाँ, राकेश जी कहते हैं कि घटा समेट ले मुझे। ऐसी बात यहाँ पर मोहन राकेश जी कहते हैं। तुझसे कमजोर नहीं हूं, कहते हैं मैं तुझसे कमजोर नहीं हूं। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा तेजी से चल रही थी लेकिन घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा था। देखो यहाँ ये तूफान, ये बिजली कौंध रही है, चमक रही है। पूरा का पूरा आकाश जब बिजली चमकती है तो तरह तरह का हो जाता है। ये पहाड़ियाँ जो है बर्फ से आच्छादित, घना कोहरा, ये सब दिखाई देता है। हालांकि तूफान बहुत उठा था, बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, देखो, और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। यानी कि जब बिजली होती है तो प्रकाश उठता है और प्रकाश की चकाचौंध से ये जो धरती पूरी की पूरी ये घनी काली रात में भी स्वच्छ शुभ्र दिखाई देती है। तो यहाँ कवि ने शब्द का प्रयोग किया है कि जब भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाती है, यानी कि बिजली की चकाचौंध होती थी, उस वक्त मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। वो भी मेरे ऊपर आएगा, टूट पड़ेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। बाहें फैलाए हुए लेखक वहाँ खड़े थे कि मेरे ऊपर ये आ जाए। मगर अचानक हवा रुक गई। क्या हो गया? अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। ये जो घटा थी, ये बादलों का जो समूह था, वो अचानक रुक गया। ये सब शांत हो गया। और अगर कोई पक्षी कट जाता है तो उसकी तरह वो किस प्रकार दम तोड़ देता है, उसी प्रकार ये जो घटा है, उस घटा ने भी दम तोड़ दिया।
बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी जोम उतर गया। लेखक कहते हैं कि मैं आसमान में चला गया था। क्यों? क्योंकि आसमान में ये जो घटा है, ये बादलों का झुंड जो है, ये तूफान जो है, उस तूफान में बंधना था, तूफान में भिगोना था, उसका एहसास करना था लेखक को, लेकिन वो नहीं हो सका। तूफान का भी जोम उतर गया और लेखक कहते हैं कि उनके साथ मेरा भी जोम उतर गया। तब ये जो है आगे वे ऐसे क्षण है जो जीवन में 2-1 बार आते हैं। ऐसे क्षण जीवन में हर बार नहीं आते हैं, कभी कभार। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। गुलमर्ग एक ऐसा इलाका है, वहाँ का आकर्षण इतना है कि व्यक्ति एक बार वहाँ जाता है तो बार बार जाने का मन करता है। ज़्यादातर ऐसा इलाका होता है कि एक बार वहाँ हम घूम आते हैं, जाकर आते हैं तो वापस जाने का मन नहीं करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये जो इलाका है, क्यों कि वहाँ का ये जो इलाका, खुला मैदान और बर्फ से आच्छादित पहाड़ियाँ, इतना सुंदर और नयन रम्य ये जो दृश्य यहाँ पर लेखक ने खड़ा किया है, तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। मालूम नहीं कौन सा आकर्षण है। हाँ, वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? नहीं, गोल्फ खेला जाता है। देखो, एक खुला मैदान होता है, तो लेखक कहते हैं कि वहाँ व्यक्ति जाते हैं तो क्या गोल्फ खेलने जाते हैं? नहीं, वहाँ का नेचुरल जो वातावरण है, जो कुदरती नज़ारा है, वो इतना अपने में समाया हुआ लगता है कि वहाँ से बिछोड़ने का रंज होता है। वहाँ से हम जब विदा लेते हैं ना, तो हमें हृदय से कुछ हम छूट जाता है, ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा एक प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा, कुदरती सौंदर्य का नज़ारा गुलमर्ग, और वहाँ लेखक ने जाकर एक होटल में एक खिड़की से ये सारी की सारी बातें देखी हैं और एहसास हमें करवाया है। इसके ये जो बात शब्दार्थ और टिप्पण इस पाठ के देख लेते हैं हम। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थल जो है, तिगलिया यानी कि तिराहा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, रोमांचक यानी कि आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली जो क्षण होती है, पोर्टिको यानी कि बरामदा, ड्योढ़ी, रेवड़ यानी कि झुंड, समूह, कहर यानी कि अत्याचार जो होता है, दम तोड़ना यानी कि मर जाना। तो इस प्रकार यहाँ पर मोहन राकेश जी ने ये समझाने का यत्न किया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात से हमें ये बताने का यत्न किया है कि कुदरत का जो नज़ारा होता है वो हम
इतना सीखने को मिलता है और प्रवास का वर्णन बड़ी अच्छी शैली में हमें समझाने का यत्न किया है। तो बच्चों, इस पाठ से हम ये सब सीखेंगे, तैयार करेंगे और नए लेक्चर में वापस मिलेंगे।